नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्लास 12th है, इसके अंदर जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, उसका जो 10वां अध्याय है जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और इसी एक वीडियो में मैं आपको जो है ये पूरा चैप्टर करा दूंगा। यानी आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हमारा ये जो न्यू कोर्स था ये भी समाप्त हो जाएगा और जो हमारा चैप्टर है ये भी आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर करा दूंगा। और बाकी मैंने आपको कहा था कि हम न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर भी दिया था और आज हमारा न्यू कोर्स जो है फिजिकल एजुकेशन का, वो हमारा आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं और फिर हमारा जो ये पूरा कोर्स है वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब न्यू कोर्स स्टार्ट किया था तो उस न्यू कोर्स के अंदर मैंने आपको टोटल 9 अध्याय करा दिए थे। पहला आपका था खेलों में योजना, दूसरा था खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, तीसरा आपका था जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, और चौथा आपका था दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। और जब वो पांचवा था खेलों में पोषण, छठा था खेलों में परीक्षण तथा मापन, सातवां था शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, आठवां था आपका जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, और नौवां आपका था मनोविज्ञान तथा खेलकूद। तो इन 9 के 9 चैप्टर को मैंने आपको करा दिया है। आज हम अपना 10वां चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने इन 9 चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, उस पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और आज हमारा 10वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको ये बता दूं, जो आपका चैप्टर है इसमें आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक क्या मिलेगा पढ़ने के लिए। मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या है। अगर आप उन्हीं टॉपिक को समझोगे तो आपका चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपके सिलेबस में है और कितने टॉपिक बनते हैं, तो उसके अनुसार मैंने आपके लिए टोटल 21 टॉपिक बनाया है। अगर आपने इन 21 टॉपिक को समझ लिया, यानी आपने इस चैप्टर को ही समझ लिया। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक है आप ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं और मैं बारी बारी आपको सभी टॉपिक करा दूंगा और आप एक काम कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक, दूसरा, इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, देखो पहले समझते हैं चैप्टर का अर्थ। चैप्टर का नाम है खेलों में प्रशिक्षण। देखो खेलों में मतलब खेल कोई सा भी हो। ठीक है, खेलों में का मतलब है खेल के अंदर, और प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग। यानी खेलों के अंदर ट्रेनिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी कोई भी खेल होता है, फुटबॉल का या फिर क्रिकेट का, ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेनिंग का क्या महत्व है। ट्रेनिंग किसे कहते हैं? ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है, मान लो 20 तारीख को आपका कोई क्रिकेट का मैच है, उससे पहले अगर आप तैयारी करोगे ना, तो उस तैयारी को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहते हैं। तो जो आपका 20 तारीख को मैच होने वाला है, तो क्या इस प्रशिक्षण का, इस ट्रेनिंग का आपके मैच के ऊपर कोई इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा? तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वैसे भी खेल के अंदर प्रशिक्षण का महत्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और है तो कितना है। तो इन्हीं सब चीज को लपेट कर एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम खेलों में प्रशिक्षण रखा गया है। इसमें आप मैक्रोसाइकिल और मेसोसाइकिल सभी आप इसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर से बता दिया, और इसमें आपका बहुत चीज़ है, आप वो भी समझ सकते हो बिल्कुल। तो हम अब जो है ना, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, खेलों में प्रशिक्षण। अभी मैंने आपको परिचय बता दिया था और चैप्टर का अर्थ बता दिया था। तो अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, तो आप वीडियो स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो का आधा करके देख सकते हो, यानी आधा आज देख लो, आधा कल देख लेना, तो आपका वीडियो पूरा देखना हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 21 टॉपिक है ना, अगर आप 21 दिन के अंदर भी एक एक टॉपिक देखोगे तो हमारा वीडियो आपने पूरा देख लिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पहले समझते हैं प्रशिक्षण का अर्थ और परीक्षण का अर्थ। परीक्षण और प्रशिक्षण दोनों में एक अंतर है बारीक सा, हालांकि काम दोनों का एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो, परीक्षण का अर्थ हो जाता है कोई भी टेस्ट बोल सकते हो आप, या परीक्षा बोल सकते हो। यानी मान लो अगर कोई भी खिलाड़ी है, अगर उसको बॉलिंग आता है मान लो, ठीक है, बॉलिंग उसको आता है, तो बॉलिंग उसको आता है ये कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको बॉल दे देंगे और या फिर हम क्रिकेट के दौरान जो है उसका कुछ टेस्ट होगा तो उसको बॉलिंग आता है या नहीं आता है, तो इसका जो जांच है वो हो जाएगा। तो परीक्षण का मतलब हो जाता है एक तरह से जांच लेना, जांच करने का तरीका, ठीक है। अब उसी के आगे अगर प्रशिक्षण जुड़ जाए, देखो यहाँ पर एक मात्रा और यहाँ पर एक मात्रा और ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। वैसे नाम सुनने में एक ही लगता है, प्रशिक्षण और परीक्षण, लेकिन प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है और परीक्षण का मतलब हो जाता है टेस्ट या परीक्षा या कुछ भी जांच करने का तरीका, ठीक है। तो एक अर्थ है आपके सामने है, मैंने आपको खेलों में परीक्षण तथा मापन जो आपका छठा चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखो, परीक्षण अर्थात टेस्ट, यानी परीक्षण किसी भी खिलाड़ी से संबंधित सूचना, आंकड़े एवं कुछ भी आंकड़े एकत्र करने की विधि होती है। मान लो किसी को अगर आप कहते हो कि अगर रनिंग आता है तो उसको आपने कह दिया अगर 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में अगर दौड़ा तो इतने नंबर मिलेंगे, है ना, 2 से 3 तो इतने नंबर मिलेंगे, और आधा से 1 के बीच में दौड़ा तो इतने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से परीक्षण से किसी भी खिलाड़ी का कोई भी सूचना है, कोई भी आंकड़ा है, वो एकत्र करा जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है, यानी एक कॉपी में लिख दिया जाता है। अब ये लिखा कैसे जाएगा? तो वो परीक्षण के तहत, मान लो अगर आपने कह दिया कि मेरे को क्लास 12th में सब कुछ आता है, तो सब कुछ आता है, ये जांच कैसे होगा? तो आपका परीक्षा लेना पड़ेगा, पेपर करवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आपको कितना आता है। तो यही परीक्षण है। परीक्षण का मतलब हो जाता है टेस्ट, या कोई भी टेस्ट, रनिंग का हो, किसी भी फील्ड का हो, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी होता है। ये आप समझ गए? मैंने आपको बहुत ज़्यादा एकदम विस्तार से समझाया, तो आप समझ भी गए होंगे। अब जो प्रशिक्षण है ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रशिक्षण का जो अर्थ है वो, तो ये आपको समझना है। देखो, किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को प्रशिक्षण कहते हैं। देखो, जो टेस्ट था उसमें क्या होता है कि आप अपने आप से टेस्ट कभी नहीं लेते हो। क्या आप अपने आप से टेस्ट लोगे कभी भी? तो परीक्षण का मतलब हो जाता है टेस्ट, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी एकत्र करना। और जो प्रशिक्षण है इसका मतलब हो जाता है, मान लो 20 तारीख को आपका रनिंग है, ठीक है, कंपटीशन, तो 20 से पहले आपने बहुत दौड़ा, आपने बहुत चीज प्रैक्टिस करा, आपने जो है ट्रेनिंग करा, तो वो हो गया आपका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है किसी भी कार्य से पहले की गई तैयारी, ठीक है, जो कि अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए होती है, ठीक है। जैसा कि आपका कल पेपर हिंदी इलेक्टिव का है, तो आप आज पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से ट्रेनिंग ही कहलाता है। लेकिन जो आपका परीक्षा होगा वो ट्रेनिंग नहीं, वो परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो तो आप पहले कर चुके हो, यानी पेपर से पहले आपने तैयारी कर लिया, अब वो पेपर आप देखे आ जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? वो परीक्षण कहलाएगा। यानी आपने परीक्षा दे दिया, यानी आपका एक जांच हो गया वहां पर, अब उसका जो आंकड़ा है यानी रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं प्रशिक्षण का खेल कूद में लाभ। यानी प्रशिक्षण का खेल कूद में लाभ क्या, मैं आपको बताऊं तो प्रशिक्षण का खेल कूद में बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहला लाभ है खिलाड़ी की खेल में जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मान लो कोई इंसान पेपर से पहले दिन रात पढ़ता है तो उसकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। या खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी को खेल का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्रेनिंग करता है तो उसको ये अंदाजा मिल जाता है कि ट्रेनिंग जब कर रहा हूं तो उस समय जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, तो जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो उस समय किस प्रकार का खेल कैसे खेला जाएगा, तो इसका एक अंदाजा मिल जाता है। और खिलाड़ी प्रशिक्षण के दौरान प्रतियोगिता में होने वाले बातों को भाप लेता है और खिलाड़ी का मनोबल भी जो है वो बढ़ जाता है ना। तो ये आप समझ गए। आप बात करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय। खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय, ये
खेल प्रशिक्षण चक्र क्या है वो आप समझ लो। देखो, खेल प्रशिक्षण चक्र का तात्पर्य है प्रशिक्षण सत्र की विभिन्न अवधियों से है। यानी देखो, खेल का मतलब हो जाता है कोई भी खेल, प्रशिक्षण का मतलब हो जाता है ट्रेनिंग, चक्र का मतलब हो जाता है स्टेप। यानी पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर एक चक्र आप मान सकते हो कि इस चक्र में ये काम होगा। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षण चक्र का तात्पर्य है प्रशिक्षण सत्र की विभिन्न अवधियों से है जिनसे गुजर कर खिलाड़ी जो है अपने खेल प्रदर्शन का इष्टतम यानी अच्छा स्तर प्राप्त करते हैं। तो इसको कहते हैं खेल प्रशिक्षण चक्र। इसमें क्या होता है, एक तरह से इसमें स्टेप होता है कि इस लेवल को पार करो, फिर इसको पार करो, फिर इसको पार करो, ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं परिचय। किसी भी खेल में सफल होने के लिए प्रशिक्षण लेना एक लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यदि प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल एक ही प्रकार के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाए और उनमें एक ही प्रकार की शारीरिक गतिविधियां की जाए तो इससे खिलाड़ी के सभी शरीर क्रियात्मक कारकों का समुचित विकास प्रभावित होता है और खिलाड़ी धीरे धीरे उनमें अपनी रुचि भी खोने लगता है। ठीक है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए खेल प्रशिक्षण को विभिन्न चक्रों में विभाजित कर दिया गया है जो एक साथ मिलकर खेल प्रशिक्षण का संपूर्ण चक्र बनाती है। इस चक्र को अवधिकरण भी कह देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी खेल प्रशिक्षण चक्र है किसी भी खेल के अंदर खेलने का एक स्टेप तरीका, पहले इस स्टेप से फिर उस स्टेप से, ऐसे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चौथा टॉपिक, खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधियां। यानी किस अवधियां में जो है खेल प्रशिक्षण होता है, खेल के लिए ट्रेनिंग होता है। पहला है माइक्रोसाइकिल, दूसरा है मेसोसाइकिल, तीसरा है मैक्रोसाइकिल। देखो, माइक्रोसाइकिल को सूक्ष्म चक्र कह देते हैं, मेसोसाइकिल को जो है मीसो चक्र कह देते हैं, और जो हमारा मैक्रोसाइकिल है इसको मैक्रो चक्र कह देते हैं। तो यहां आप ये समझ गए। देखो, माइक्रो का मतलब हो जाता है कोई भी छोटा। ठीक है, माइक्रोफोन आपने सुना होगा, तो माइक्रोफोन छोटा होता है, उसी प्रकार से माइक्रोसाइकिल भी छोटा है। आप याद कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। मेसोसाइकिल का मतलब हो जाता है बीच का। देखो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, और जो बच गया मैसो, वो बीच का। ये आप समझ गए। तो अब हम समझते हैं माइक्रोसाइकिल यानी एकदम छोटा जो चक्र है वो क्या है। माइक्रोसाइकिल सबसे छोटी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण चक्र आमतौर पर एक सप्ताह तक ही उनके अवधि के लिए जो है चलाया जाता है, जिस कारण इसे साप्ताहिक चक्र भी कह देते हैं। ये जो चक्र है ये एक छोटा सा चक्र होता है क्योंकि इसमें एक हफ्ता के लिए ट्रेनिंग होता है। इस प्रशिक्षण चक्र को तब अपनाया जाता है जब प्रतियोगिता के लिए बहुत कम समय बचा हो, एक सप्ताह या उससे भी कुछ अधिक। ठीक है, यदि यह मान लो आप एक तरह से यह जो परीक्षण चक्र या प्रशिक्षण जो चक्र है ये खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाले खेल से संबंधित अति भार तथा रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित है। एक धावक द्वारा प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले तक पूरी तीव्रता के साथ दौड़ लगाना और फिर रिकवरी हेतु आराम भी जो है करना, माइक्रोसाइकिल जो है ये प्रशिक्षण विधि का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा चक्र होता है, बहुत छोटा अवधि होता है ये। अब मेसोसाइकिल ना ही बड़ा ना ही छोटा होता है, बीच का होता है। ठीक है, देखो मेसोसाइकिल क्या है, 3 से 4 माइक्रो साइकिल मिलकर एक मेसोसाइकिल प्रशिक्षण चक्र बनाते हैं। यह प्रशिक्षण चक्र भी खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाले खेल से संबंधित अतिभार तथा रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित होता है। मेसोसाइकिल प्रशिक्षण का एक विशिष्ट ब्लॉक होता है जो विशिष्ट लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। मान लो उदाहरण के लिए सहन क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण के दौरान केवल पेशीय सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट व्यायाम अपनाए जाते हैं। मेसोसाइकिल आमतौर पर 3 या 4 सप्ताह की अवधि तक ही होता है। जैसे मान लो आप 2 सबसे सामान्य मेसोसाइकिल में 21 और 28 एक तरह से आप कह सकते हो दिन का एक ब्लॉक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक 25 वर्षीय अनुभवी प्रतियोगिता जो है 23/5 और प्रशिक्षण पैटर्न रहेगा, फिर यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है, यानी आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि 3-4 माइक्रोसाइकिल मिलकर एक मेसोसाइकिल बनाते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोसाइकिल जितना छोटा है उसको 4 बार गुना कर दो
तो मेसोसाइकल बन जाएगा, यानी उसके मुकाबले मेसोसाइकल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो, ये सबसे बड़ा होता है। मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण चक्र के तीनों चक्रों में सबसे लंबा चक्र होता है, जिसमें एक दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है ताकि शारीरिक पुष्टि के लिए सभी घटकों जैसे कि शक्ति, लचक, गति, सहन क्षमता या इत्यादि को विकसित किया जा सके। और मैक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की वार्षिक योजना साल के सभी 52 सप्ताहों में विभाजित होती है, अर्थात यह दीर्घ अवधि लक्ष्यों के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई खिलाड़ी 1 वर्ष बाद भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतना चाहता है तो उसे जो है कैलेंडर पर प्रतियोगिता की तिथि को चिन्हित करना होगा। एक ऐसा ये मान लो एक तरह जब चिन्हित होगा तो ये एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए जो उसे प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शन का उच्चतम जो है प्रदर्शन स्तर प्रदान करें। तो ये आपका है मैक्रोसाइकिल। ये क्या है कि सबसे बड़ा होता है, 52 सप्ताह इसमें एक टारगेट रहता है, इसमें सब कुछ मापा जाता है, शक्ति, लचक, गति, सहन क्षमता सबको यहाँ पर विकसित करने का जो एक कार्यक्रम चलाया जाता है और इसमें सब चीज़ का जांच भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना 5वां टॉपिक, शक्ति का अर्थ। देखो, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। अब शक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है? देखो, शक्ति का मतलब हो जाता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर ये मान सकते हो आप, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो, किसी प्रतिरोध का सामना करने की हमारी शरीर की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। और एक दूसरा भी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो, शक्ति का 2 परिभाषा है, एक तो है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, एक है किसी भी प्रतिरोध का सामना करने की हमारी मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक तरह आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर किसी ने एक बॉल फेंक दिया। ठीक है, अब अगर उस बॉल की शक्ति को ये सहन कर लेगा तो यही शक्ति कहलाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इसके में शक्ति ज़्यादा है। या मान लो ये व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर किसी ने एक किताब फेंक दिया ऊपर से, तो अगर इसने किताब को सहन कर लिया तो कह सकते हैं कि इसके अंदर शक्ति ज़्यादा है। तो शक्ति कैसे कह सकते हैं, तो यही तो शक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, यानी मांसपेशियों की योग्यता किसी भी कार्य को करने की, भले ही वो दुनिया का कोई सा भी कार्य हो, अगर व्यक्ति उसको संपूर्ण रूप से जारी रख सकता है तो उसके अंदर शक्ति विद्यमान है। ठीक है, छठा हमारा टॉपिक है शक्ति के प्रकार। देखो, शक्ति कई प्रकार के होते हैं, शक्ति एक ही प्रकार का नहीं होता, शक्ति के भी बहुत से प्रकार होते हैं। शक्ति का पहला प्रकार है गतिशील शक्ति और दूसरा प्रकार है स्थिर शक्ति। अब जो गतिशील शक्ति है ना, इसके भी 3 प्रकार हैं। इस चैप्टर को थोड़ा उलझाया हुआ बनाया गया है। ये जो 10वां चैप्टर है ये थोड़ा उलझा हुआ है क्योंकि इसके अंदर पार्ट बहुत हैं। शक्ति का अर्थ, फिर उसके प्रकार, फिर उसके प्रकार, फिर इन सब का डेफिनेशन, इसका व्याख्यान, ये सब है। मतलब ये चैप्टर जो है वैसे इजी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रकार बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा उलझन हो सकता है इसमें। लेकिन आप समझ सकते हो शक्ति के 2 प्रकार है, गतिशील और स्थिर। गतिशील के 3 प्रकार हैं, गतिशील शक्ति के 3 प्रकार है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन क्षमता शक्ति। लेकिन जो स्थिर शक्ति है इसका एक भी प्रकार नहीं है, ये अधूरा है। ये समझ गए आप? ठीक है। गतिशील शक्ति, देखो गतिशील शक्ति क्या होता है? शक्ति मतलब क्या होता है? कार्य करने की दर, मांसपेशियों की योग्यता। तो गतिशील शक्ति शरीर की विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती है तथा इसे आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। किसी शारीरिक क्रिया जैसे कि पुलअप्स हो गया और एक पुशअप्स हो गया को करने में गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। हालांकि इस प्रकार की क्रियाओं को ज़्यादा देर तक करने के कारण मांसपेशियों की गतिशीलता में कमी आने लगती है, जिसके कारण कुछ देर बाद मांसपेशियों और जो है वो अधिक कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहती। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक मतलब बहुत समय तक जो है पुशअप या पुलअप्स करता है तो उसका जो मांसपेशी है वो कहीं ना कहीं थक जाता है, तो उसका जो काम करने का कैपेसिटी है, क्षमता जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के खेलों में खेलों की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार की गतिशील शक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब स्थिर शक्ति क्या है? तो कुछ समय के लिए बिना हिले डुले निरंतर रूप से लगाई गई शक्ति, अधिकतम मांसपेशी शक्ति, यह स्थिर शक्ति आइसोमेट्रिक। देखो इसमें आइसोमेट्रिक इसको कहा जाता है, उसको आइसोटोनिक कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार की शक्ति लगाते समय कार्य प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो अगर आपने किसी दीवार पे अपना पूरा शक्ति लगा दिया,
ठीक है। आपने किसी दीवार पर अपना पूरा शक्ति लगा दिया, लेकिन क्या वो दीवार वहां से हिलेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं। लेकिन शक्ति तो लग रहा है ना। अब मान लो कि दीवार पे हाथ धर कर या हाथ वहां पे रख कर स्पीड में बल लगा रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति बल नहीं लगा रहा, लेकिन असलियत में क्या है कि वो बल लगा रहा है। तो दीवार पे अगर व्यक्ति अपना बल लगाता है तो वो जो शक्ति लग रहा होता है ना, वो शक्ति तो लग रहा होता है, लेकिन शरीर का जो पोस्चर होता है, यानी उसका जो डिजाइन होता है ना, वो रहता है एकदम स्थिर, लेकिन शक्ति लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको स्थिर शक्ति कहते हैं। अब गतिशील शक्ति तीन प्रकार का है। एक है अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन क्षमता शक्ति। देखो इसी प्रकार से याद करना है आपको, तीन होते हैं। ठीक है। ऐसा शक्ति जो अधिक प्रतिरोध की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात ऐसी शक्ति जो शरीर का एक ही बार, मतलब इन शक्ति को एक बार जुटाना होता है। देखो अधिकतम शक्ति का मतलब हो जाता है शरीर में एक बार शक्ति को जुटा लेना और किसी चीज पे जाकर लगा देना। मान लो आपने अंदर अपने मन के अंदर गिनती गिन लिया कि मुझे दीवार पे शक्ति लगाना है, आपने गिना 1 2 3 4, 4 बोलते ही आपने ऐसा बल लगा दिया दीवार पे। तो ये क्या था? आपने मन में एक शक्ति को बटोरा, आपने अपने शरीर में शक्ति को इकट्ठा किया और उसको जाकर दीवार पे लगा दिया। तो यही है अधिकतम शक्ति, यानी अधिक से अधिक शक्ति को जुटाना और किसी स्थान पर उसका उपयोग करना। ठीक है। अब बात करते हैं विस्फोटक शक्ति। देखो शारीरिक शक्ति तथा गति के योग के कारण तीव्र गति से शारीरिक क्रिया करने की मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। ठीक है। विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता स्प्रिंट दौड़ जो है वो, और भारों तो एक हमारा शॉर्ट फुट और हैमर थ्रो, ठीक है, ये सब जो गेम है इसमें इसका प्रयोग होता है विस्फोटक शक्ति का। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सहन क्षमता शक्ति। देखो शारीरिक शक्ति तथा सहन क्षमता यानी एंडोरेंस के योग के कारण उत्पन्न शक्ति सहन क्षमता शक्ति कहलाती है। इस प्रकार की शक्ति थकान की स्थिति में भी शारीरिक या शरीर की को जो है अवरोध के विरुद्ध क्रिया करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार की सारी शक्ति जो है इसकी आवश्यकता लंबी, ठीक है, लंबी दूरी दौड़, ठीक है, इन सब के लिए इनका होता है। मुक्केबाजी, साइकिल, इन सब का उपयोग यहाँ पे सहन क्षमता में होता है। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप थक गए और थकने के बाद आपने साइकिल पे बैठ के गिनती गिना कि अब मैं साइकिल चला लूंगा 1 किलोमीटर। आपने गिनती गिना 1 2 3 4 और आपने इतना पैडल मारा साइकिल में, इतना पैडल मारा कि वो साइकिल सीधा 2 किलोमीटर पार चला गया। तो यानी आपने अपना शक्ति तो लगाया, लेकिन सहन क्षमता भी उपयोग हुआ। आप मान लो आप थक गए साइकिल से, लेकिन फिर भी आप साइकिल चला रहे हो, तो वो हो गया अपना सहन क्षमता शक्ति। शक्ति लगने के बाद भी सहन करना। ठीक है। सातवां टॉपिक हमारा है शक्ति को विकसित करने वाली विधियां। देखो शक्ति को विकसित करने वाली हमारी 3 विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये 3 व्यायाम हैं। इन 3 व्यायाम को करके व्यक्ति जो है एक तरह आप कह सकते हो शक्ति को विद्वान कर सकता है, यानी अपने शरीर के अंदर शक्ति को बढ़ा सकता है इन 3 व्यायाम को करके। ऐसा व्यायाम, देखो आइसोमेट्रिक व्यायाम में क्या होता है? ऐसा व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर स्थिर अवस्था में रहता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है। ऐसे व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर स्थिर हो, जैसे मान लो पुशअप हो गया, तो इसमें व्यक्ति जो है स्थिर रहता है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक व्यायाम क्या होता है? इसको अगर व्यक्ति करेगा तो उसके शरीर के अंदर गति जो है वो विद्यमान होगी। ऐसा व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर गतिशील अवस्था में रहता है आइसोटोनिक व्यायाम कहलाता है। अब जैसे व्यक्ति कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये थका हुआ है, इसका शरीर जो है गति में है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। ठीक है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के व्यायाम विशेष प्रकार के मशीनों द्वारा किए जाते हैं, आइसोटोनिक व्यायाम कहलाता है। अब ये व्यक्ति जो व्यायाम कर रहा है ये मशीन के द्वारा कर रहा है, तो ये कहलाता है आइसोकाइनेटिक। ठीक है। और अब बात करते हैं अपना 8वां टॉपिक, सहन क्षमता का अर्थ। बच्चों सहन क्षमता का अर्थ क्या होता है? सहन क्षमता का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो थकने के बाद भी जो है किसी कार्य को जारी रखना सहन क्षमता कहलाता है। मान लो आप थक चुके हो, आप बहुत थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपने मन में सोचा कि मैं यहाँ, जैसे मान लो आपका घर है 1 किलोमीटर पर और आप अपने घर से खड़े हो 2 किलोमीटर, और आपको किसी ने
50 किलो का एक बोरा दे दिया, आप चल चल के अपने घर के पास बस पहुंचने वाले हो, लेकिन आप थक गए हो बहुत ज़्यादा। तो उस समय अगर आप ये सोच लिए कि मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मेरा घर तो आ ही गया, तो उस समय जो आपने काम किया, थकने के बाद भी काम कर लिया, तो वो कहलाता है सहन क्षमता। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं अपना नौवां टॉपिक, सहन क्षमता का प्रकार। बच्चों नोट्स बनाते हो चलो, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए ही मेहनत है। ठीक है, सहन क्षमता का प्रकार। सहन क्षमता दो प्रकार का है, गतिविधि के प्रकृति के अनुसार और गतिविधि की अवधि के अनुसार। अब गतिविधि के प्रकृति के अनुसार भी 3 प्रकार के हैं बच्चों, 3 प्रकार के। सहन क्षमता का जो पहला प्रकार है वो है गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता। अब जो गतिविधि के प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता है, इसके 3 प्रकार है, मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता। ठीक है, अब जो अवधि के दौरान यानी अवधि के अनुसार जो सहन क्षमता है, इसके 4 प्रकार हैं, गति क्षमता, ठीक है, गति सहन क्षमता, अल्प अवधि सहन क्षमता, मध्य अवधि सहन क्षमता और दीर्घ अवधि सहन क्षमता। ठीक है, अब जो मूलभूत सहन क्षमता है ये आप इसमें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और जो सामान्य सहन क्षमता है ये आप इसमें पढ़ सकते हो, मैंने आपके सामने बिल्कुल इजी पॉइंट बना रखा है, आप पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और विशिष्ट सहन क्षमता भी आप पढ़ सकते हो बिल्कुल देखकर, और गति सहन क्षमता भी आप देख के पढ़ सकते हो। और अल्प अवधि सहन क्षमता ये आपका है, मध्य अवधि सहन क्षमता, और फिर जाके आपका हो गया दीर्घ अवधि सहन क्षमता। ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं 10वां टॉपिक, सहन क्षमता को विकसित करने वाली विधियां, यानी ऐसी कौन सी विधि है जिससे आप अपने शरीर में सहन क्षमता विद्यमान कर सकते हो। तो 3 विधि है बच्चों, देखो सहन क्षमता को विकसित करने के लिए शरीर में 3 विधि है, निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। देखो बच्चों, अंतराल प्रशिक्षण विधि का कोई प्रकार नहीं है, और फार्टलैग प्रशिक्षण का जो विधि है ये भी, इसका भी कोई प्रकार नहीं है। लेकिन जो निरंतर प्रशिक्षण विधि है ना, इसके 3 प्रकार दिए हुए हैं, 3 प्रकार आपके बुक में है। वो है धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि, तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि और परिवर्तीय गति प्रशिक्षण विधि। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या होता है मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर फोटो वाइज, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। धीमी वाला, ठीक है, तीव्र वाला, और फिर हो गया आपका परिवर्तीय, ये भी आप इसमें समझ सकते हो। ठीक है, अब जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है, प्रशिक्षण, इसमें आप क्या, इसमें भी आप पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो अंतराल प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी रुक रुक कर दौड़ता है, अर्थात खिलाड़ी एक बार पूरी तेज गति से दौड़ता है और कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर दौड़ता है, फिर रुकता है, फिर दौड़ता है। इसका नाम है अंतराल प्रशिक्षण विधि, यानी इसमें अंतराल होगा ना बच्चों, नाम से याद कर लो, अंतराल होगा इसमें। ठीक है, और फार्टलैग प्रशिक्षण विधि में क्या है, देखो फार्टलैग प्रशिक्षण विधि को गोस्टा होमर ने 1937 में विकसित किया था। गोस्टा होमर जो थे, उन्होंने 1937 में इस शक्ति को विद्यमान कर दिया, इस विधि को विद्यमान कर दिया, यह जारी कर दिया या विकसित कर दिया। इस विधि में निरंतर प्रशिक्षण विधि वह अंतराल प्रशिक्षण विधि का मिश्रण है। इस विधि में खिलाड़ी को परिस्थिति के अनुरूप दौड़ना होता है। मान लो व्यक्ति दौड़ रहा है लेकिन सामने एक दीवार खड़ा है, तो वहां पर रुक जाएगा, दाएं मुड़ जाएगा, फिर दौड़ेगा। फिर दौड़ रहा है, गाड़ी आ गया तो फिर रुकेगा, फिर दौड़ेगा। फिर आगे एक डॉगी आ गया तो फिर दौड़ेगा, फिर रुकेगा, फिर दौड़ेगा, फिर रुकेगा। यानी इसमें निश्चित नहीं है, इसमें रुकना है, मतलब यहाँ जाना है, फिर यहाँ ऐसे जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। अब बात करते हैं 11वां टॉपिक, गति का अर्थ। गति का मतलब क्या होता है, गति। अब कई लोग कहते रहते हैं गति गति, तो गति का अर्थ क्या होता है। देखो गति का मतलब क्या होता है, शरीर को दौड़ाना, या शरीर कितना तेज दौड़ सकता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है। मान लो आपका घर यहाँ पर है और 1 किलोमीटर दूर जाना है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूर जो है पैदल 40 मिनट में जाता है, लेकिन आप जो है 1 किलोमीटर दूर 1 घंटे 20 मिनट में जाते हो, यानी आपका जो गति है वो इस व्यक्ति की तुलना में कम है। यानी हमने गति का मापन कैसे कर लिया, तो हमने व्यक्ति के शरीर को देख के मापन कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपना 12वां टॉपिक, गति के प्रकार। ठीक है, अब गति कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा 12वां टॉपिक है वो है गति का प्रकार। आप गति कितने प्रकार के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो गति हमारे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, टोटल हमारे 5 प्रकार है गति के। प्रतिक्रिया योग्यता,
त्वरण योग्यता, शारीरिक क्रियाओं की योग्यता, गति क्षमता योग्यता और गति सहन क्षमता। अब जो प्रतिक्रिया योग्यता है ना, इसके दो प्रकार हैं, सरल प्रतिक्रिया योग्यता और जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। तो ये हो गया आपका ये 5 प्रकार, फिर इनके 2 प्रकार। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में आपको प्रकार बहुत मिलेगा, इसलिए चैप्टर थोड़ा उलझन सा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, प्रतिक्रिया योग्यता। इसमें क्या होता है, किसी क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने की योग्यता। मान लो ये जो व्यक्ति है, ये जब सीटी बजाएगा तो सब व्यक्ति दौड़ना चालू कर देंगे, यानी इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया मिल जाता है। इसने सीटी बजाया और सब भाग दिए, तो ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया योग्यता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुरंत प्रतिक्रिया मिलता है। अब जो प्रतिक्रिया योग्यता है उसका पहला प्रकार है सरल प्रतिक्रिया योग्यता। इसके अंदर क्या आता है, सरल प्रतिक्रिया योग्यता में यह निर्धारित होता है कि प्रतिक्रिया कब करनी है, जैसे निर्देश मिलते ही धावक द्वारा दौड़ शुरू कर देना। ठीक है, जटिल में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल, और त्वरण में क्या होता है, यह अलग है, त्वरण जो है दूसरा है। ठीक है, यह विराम अवस्था कम गति की अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है, तेज गति से दौड़। ठीक है, ये भी मान सकते हो आप, शारीरिक क्रियाओं की योग्यता। ठीक है, फिर हो गया आपका गति क्षमता योग्यता। इसमें क्या है कि आप ये पढ़ के आप समझ सकते हो कि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में आपको बताया मैंने। गति सहन क्षमता क्या होता है। अब हम बात करते हैं गति को विकसित करने वाली शरीर में विधियां। देखो, अगर आपको अपने शरीर में गति को विकसित करना है तो वो 3 हमारी व्यायाम है, 3 दौड़े हैं, वो त्वरण है, पेस है और सहन क्षमता। ये 3 व्यायाम है। त्वरण दौड़े क्या होती है आप पढ़ सकते हो यहाँ पर देखकर, और जो हमारा पेस दौड़े हैं ये आप समझ सकते हो यहाँ पर, और जो हमारा सहन क्षमता है ये भी आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटा पॉइंट है ये। अब बात करते हैं लचक का अर्थ। लचक को हम लोच भी कह देते हैं। ठीक है, देखो लचक का अर्थ हो जाता है जोड़ों का अधिकतर विस्तार करना। यानी मान लो आपका हाथ है, अगर अपने हाथ को आप जितना दूर ले जाओगे, जितना मोड़ोगे, वो हो गया आपका लचक। ठीक है, अब लचक के कितने प्रकार है, देखो लचक के 2 प्रकार है, अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। ठीक है, सक्रिय लचक 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर लचक और गतिशील लचक। और यही मैं आपको बताता हूँ। देखो अक्रिय लचक क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर है, मान लो ये महिला का शरीर है, तो इसके शरीर में लचक जो है ना, वो कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और इसके हाथों को मोड़ेगा और इसका योगासन जो है वो करवाएगा, तो ये हो गया अक्रिय लचक, यानी इसमें बाहर से सहायता लिया गया। लेकिन जो सक्रिय लचक है, इसमें व्यक्ति अपने हाथ को स्वयं मोड़ेगा, स्वयं आसन करेगा, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसकी सहायता नहीं करेगा। तो अक्रिय मतलब हो जाता है बाहर का व्यक्ति आकर किसी शरीर को योगा करवाना, और सक्रिय में क्या होता है, व्यक्ति खुद अपने हाथ में, अपने पैर में, अपने शरीर की लचक को बढ़ाता है। ठीक है, अब सक्रिय 2 प्रकार के हैं, स्थिर और गतिशील। अक्रिय में देख रहे हो, एक अक्रिय में क्या हो रहा है, इसके शरीर में लचक का विकास कर रहा है, लचक तो हो रहा है, लेकिन कोई बाहरी बल आके क्या कर रहा है इसके शरीर में लचक, ये हो गया अक्रिय। लेकिन अगर व्यक्ति खुद, देखो अब ये खुद ही कर रही है, तो ये हो गया सक्रिय लचक। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब स्थिर लचक क्या होता है, स्थिर लचक क्या होता है, इस प्रकार की लचक की अवस्था स्थिर अवस्था में होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर लचक। यानी लचक तो हो रहा है, देखो हाँ, ये पैर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लचक तो हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो पोस्चर है शरीर का वो स्थिर है। गतिशील में क्या होता है, इस प्रकार की लचक की आवश्यकता चलते या दौड़ते समय होती है। ठीक है, मान लो चलते चलते जो है आप पैर को मोड़ना है, फिर ऊपर उठना है, फिर बैठना है, फिर उठना है, ऐसे। अब लचक को विकसित करने वाली विधियां कौन सी हैं, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, ब्लास्टिक विधि, स्थिर खिंचाव वाली विधि, गतिशील खिंचाव विधि और प्रोविओस्ट्रिक नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। ठीक है, ये आपका हो गया। आप ब्लास्टिक विधि क्या है आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, फिर ये विधि, तीसरा विधि और हमारा चौथा विधि। ठीक है, तो ये 4 विधि हैं लचक को विकसित करने का। अब बात करते हैं शरीर में लचक को बढ़ाने के कुछ उपाय, यानी शरीर में लचक कैसे बढ़ेगा, तो वो आपके सामने पॉइंट मैंने लिख रखा है कि शरीर में लचक किस प्रकार से बढ़ेगा, तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान पूर्वक समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, समन्वय या तालमेल का अर्थ क्या होता है, देखो समन्वय या तालमेल का अर्थ क्या होता है, तालमेल संबंधी योग्यता व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता होती है जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्य बना देती है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है ये आप यहाँ समझ सकते हो। और समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो बच्चों इसमें पहला प्रकार आपका ये है
ठीक है। और दूसरा आपका प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है। इन तीनों प्रकार को समझ सकते हो। ये चौथा प्रकार आपका है। और आप ये देखोगे आपका ये पांचवा। देखो यहाँ चौथा जो आपका प्रकार है ना प्रतिक्रिया योग्यता, इसके दो प्रकार है, सरल प्रतिक्रिया और जटिल प्रतिक्रिया, ठीक है। तो और जो आपका पांचवा प्रकार है वो ये है, ठीक है। चौथे का आपका दो प्रकार था, और आपका छठा प्रकार है, और आपका सातवां प्रकार है, और एक आपका आठवां प्रकार है। तो ये प्रकार आपके हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता को बढ़ाने के उपाय। देखो ये जो महिला कर रही है क्या है, एक समन्वय जा रहा है, यानी इसमें बैलेंस बन रहा है, थोड़ा सा हिला के गिर गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब विधियां क्या है, तो देखो समन्वय या तालमेल संबंधी जो योग्यता है ना, अगर व्यक्ति अपने शरीर में बढ़ाना चाहता है तो उसको व्यायाम करना पड़ेगा। पहला व्यायाम है बॉल या बैलून टॉस, रस्सी कूदना, संतुलन व्यायाम, निशाना, या जंगलिंग, ड्रिबलिंग। तो ये क्या होता है विधि, मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। और ये विधि आप पढ़ सकते हो, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। और ये विधि आप पढ़ सकते हो, ये भी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। और आगे जो है ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और एक आपका ये है, ये भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये 5 विधि है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है खेलों में प्रशिक्षण, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको कोई भी परेशानी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो न्यू कोर्स हमने शुरू किया था वो समाप्त हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का। और ये हमारा न्यू कोर्स आपको कैसा लगा, आपको हर चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा है, न्यू कोर्स के तहत कर लेना आप, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।